Assalamualaikum dear student, welcome to Hassan Institute of Medical and Health Sciences इलाहाबाद। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है फिजियोलॉजी का पीएमएफ का, वो है अबाउट रिस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने डिस्कस करना है रिस्पिरेटरी रेट क्या होता है हमारे पास, टाइडल वॉल्यूम क्या है, उसके अलावा हमने केमिकल एंड न्यूरल पाथवे ऑफ रिस्पिरेशन को स्टडी करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहिए कि रिस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है। रिस्पिरेशन का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैसेस की एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की इन दी लंग्स। लंग्स के अंदर जो एल्विलाई होते हैं, जो कि स्मॉल एल्वियुलर सैक होते हैं, थैलिन मास स्ट्रक्चर होती हैं, जिधर ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्विलाई में जाती है और एल्विलाई से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आती है। तो आज हम डिस्कस करते हैं रिस्पिरेटरी रेट हमारे पास क्या है। नंबर ऑफ ब्रेथ इज टेकन इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में जो एक अडल्ट जो ह्यूमन है वो कितनी दफ़ा सांस लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको रिस्पिरेटरी रेट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, रिस्पिरेटरी रेट ऑफ अडल्ट इज 12 to 18 ब्रेथ पर मिनट, यानी कि जो अडल्ट जो ह्यूमन है, अडल्ट हेल्दी ह्यूमन जो है, उसका नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट कितना है, 12 से 18 ब्रेथ पर मिनट, यानी कि वो 1 मिनट में 12 से 18 मरतबा सांस लेता है। उसमें इनहेलेशन भी आती है और एक्सेलेशन। आप देखें, इनहेलेशन और एक्सेलेशन दोनों जब कंबाइन होती हैं तो एक ब्रेथ बनती है, यानी एक सांस तब बनती है जब हम एयर को पहले हमने इनहेल किया फिर एक्सेल किया, तो ये कौन सी है, ये एक सांस काउंट होगी, एक ब्रेथ काउंट होगी। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं, वो कह रहा है कि रिस्पिरेटरी रेट जो है वो लेस कम होता है रेस्ट पे। जब आप कोई काम एक्टिविटी वगैरह नहीं कर रहे होते, फॉर एग्जाम्पल आप वॉकिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज वगैरह आप नहीं कर रहे होते, तो तब जब आप रेस्ट पे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो तब आपका रिस्पिरेटरी रेट कम होगा। और जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है या आप वॉकिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान आपका जो रिस्पिरेटरी रेट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट बच्चे आ जाते हैं हमारे पास टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम देखें, रिस्पिरेटरी रेट को डबल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइडल वॉल्यूम की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है टीवी। ये क्या होता है टाइडल वॉल्यूम हमारे पास, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर मूव्ड इन और आउट ऑफ लंग्स ड्यूरिंग सिंगल ब्रेथ, यानी एक जब आप सांस लेते हैं तो उसमें इनहेलेशन में कितनी जो एयर है वो हमारे लंग्स में जाती है और एक्सेलेशन में कितनी जो एयर है वो हमारे लंग्स से बाहर एटमॉस्फेयर में जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और टाइडल वॉल्यूम वो कह रहा है, इट इज की कंपोनेंट इन डिटरमाइनिंग माइनर मिनट वेंटिलेशन। मिनट वेंटिलेशन को डिटरमाइन करने में ये क्या है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मिनट वेंटिलेशन हमारे पास क्या होती है, जैसे नाम से आपको पता चलता है कि मिनट का मतलब क्या है, 1 मिनट के अंदर, वेंटिलेशन का मतलब क्या है, गैसेस एक्सचेंज, कि 1 मिनट के अंदर कितनी जो टोटल एयर हमारे लंग्स में जाती है इनहेलेशन के दौरान और कितनी जो एयर है वो एक्सेलेशन के दौरान बाहर हमारी बॉडी से एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मिनट वेंटिलेशन। यानी एक मिनट के अंदर, बात पर गौर करें कि मिनट वेंटिलेशन क्या है हमारे पास, 1 मिनट के अंदर कितनी एयर हमारे लंग्स में जाती है इनहेलेशन के दौरान और कितनी एयर एक्सेलेशन के दौरान बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, उसको हम मिनट वेंटिलेशन कहते हैं। तो उसकी डिटर्मिनेशन के लिए टाइडल वॉल्यूम क्या है, वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केमिकल एंड न्यूरल पाथवे ऑफ रिस्पिरेशन। अब जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस है इसको किस तरह मेंटेन किया जाता है, उसमें दो तरीके हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है केमिकल पाथवे। नंबर 1 पे कौन सा है, केमिकल पाथवे है, और हमारे पास नंबर 2 पे कौन सा है जी, सेंट्रल क्या उसको कहते हैं, न्यूरल पाथवे है। नंबर 1 पे कौन सा है बच्चे, केमिकल पाथवे, नंबर 2 पे न्यूरल पाथवे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि केमिकल पाथवे जो है वो रिस्पिरेशन को किस तरह मेंटेन करता है। तो देखें क्या उसको कहते हैं, केमिकल पाथवे जो होता है उसमें, केमिकल पाथवे में क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि दैट डिटेक्ट चेंजेस इन ब्लड गैस
कंसंट्रेशन गैस में कौन सी चीजें आ जाती हैं, कौन सी गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच। यानी कि ये स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जो कि डिटेक्ट का मतलब क्या है, जो कि जो चेंज होती है उसको महसूस करते हैं। ठीक है, जिस तरह रिसेप्टर होते हैं ना, उसी तरह ये क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर होते हैं कि ऐसे केमिकल सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, क्या उसको कहते हैं, ब्लड के अंदर जो गैस होती है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच जो होती है, पीएच क्या होती है, हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर, उसकी डिटेक्शन का मतलब क्या, उसको महसूस करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है या कम है, या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो ये कीमो रिसेप्टर होते हैं हमारे पास। तो कीमो रिसेप्टर दो तरह के हैं। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर ये किधर मौजूद होते हैं, कैरोटिड बॉडीज में एंड एओर्टिक आर्च में। अब हमारा जो होता है ना ब्लड, उसके अंदर इस तरह की होती है एओर्टिक आर्च, जिसको हम एओर्टा कहते हैं। ठीक है, एओर्टिक आर्ट जो होती है हमारे पास, जब हार्ट होता है ना प्रॉपर, जब हम उसमें क्या उसको कहते हैं, प्रोजेक्टर पे लेक्चर लेंगे तो उसमें हार्ट के प्रॉपर वो बताएंगे। तो हार्ट का जो अपर वाला रीजन होता है ना, जिधर होता है हमारे पास राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, तो उधर एओर्टिक आर्ट मौजूद होती है। इसके ऊपर इस तरह की होती है हमारे पास राइट और लेफ्ट, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ये कौन सी है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो इन दोनों के इधर मौजूद होते हैं हमारे पास क्या, कैरोटिड बॉडीज। ठीक है, ये क्या हमारे पास एओर्टिक आर्च है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर है ये किधर मौजूद होते हैं, ये मौजूद होते हैं कैरोटिड बॉडीज के अंदर जो कि इधर है। ठीक है, यानी कि एओर्टिक आर्च से ऊपर जो वेसल जा रही होती हैं, इसमें राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है उसकी हार्ट की, और ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है हार्ट की, ये वाली। और ये कौन सी है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो कि लेफ्ट साइड पे है। जो राइट साइड पे है वो राइट वाली, और जो लेफ्ट साइड पे वो लेफ्ट वाली। और इनके ऊपर इधर मौजूद होते हैं क्या, कैरोटिड बॉडीज, जिधर क्या मौजूद होते हैं, केमिकल कीमो रिसेप्टर, क्या उसको पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर इधर मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन आर्टेरियल ब्लड। ये डिटेक्ट करते हैं कि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड मौजूद है, ये वाली जो आर्टरी की बात हो रही है ना, आर्टरी की, ये वाली भी आर्टरी है और ये वाली भी आर्टरी है। तो ये डिटेक्ट करते हैं कि आर्टरी के अंदर जो हमारे पास दो तरह की ब्लड वेसल, तीन तरह की होती है ना, एक वेन होती है जिसमें कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और आर्टरीज में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। और कैपिलरीज क्या करती हैं, वो गैसेज एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं, वो आर्टरीज और वेन्स को आपस में मिलाती हैं। तो क्या है कि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर जो कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक आर्च के अंदर मौजूद होते हैं, वो जो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है उसमें वो चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं कि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड मौजूद है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, या फिर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। फिर हम बात कर लेते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर की। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर किधर मौजूद होते हैं, ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। प्रेजेंट इन ब्रेन मॉनिटर या डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड पीएच। वही बात कि वो मौजूद किधर थे, वो मौजूद है कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक आर्च में। और जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है ये किधर मौजूद है, ये ब्रेन में मौजूद है। ठीक है, ब्रेन के अंदर जो सीएसएफ फ्लूइड होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ब्रेन के अंदर सेरिब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन की कितनी कंसंट्रेशन है और हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है, उसकी डिटेक्शन कौन कर रहे होते हैं, कौन से रिसेप्टर कर रहे होते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। ठीक है, और उसके अलावा आ जाता है वही बात जो मैंने बताई, प्राइमरी रिस्पॉन्ड चेंजेस इन CO2 लेवल, दी रिसेप्टर इन्फ्लुएंस रिस्पिरेटरी सेंटर, ब्रेन स्टेम। रिस्पिरेटरी सेंटर हमने पढ़ा था, रिस्पिरेटरी सेंटर किधर होते हैं, ब्रेन स्टेम के अंदर मौजूद होते हैं। ब्रेन स्टेम में टू पार्ट्स आ जाते हैं, उसमें के कौन कौन से, उसमें आ जाता है मेडुला ऑब्लंगेटा, दूसरा कौन सा आ जाता है, पॉन्स। ठीक है, तो
क्या है जी, ये जो रिसेप्टर होते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर और सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, ये इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी ये अफेक्ट करते हैं, उसको मैसेज भेजते हैं किसको, रिस्पिरेटरी सेंटर को, जो के मौजूद होते हैं ब्रेन स्टेम में। ब्रेन के दो पार्ट्स आ जाते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स, यानी कि दोनों मिलकर ब्रेन स्टेम, इनको हम कंबाइनली कहते हैं। ठीक है। रेगुलेट वेंटिलेशन जो गैसीय एक्सचेंज है उसको ये कहते हैं, मतलब रेगुलेट वेंटिलेशन टू मेंटेन अप्रोप्रिएट गैस लेवल। ये क्या करते हैं, वेंटिलेशन जो होती है गैसेस एक्सचेंज है उसको मेंटेन करते हैं कि अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो उसको क्या करेंगे, ये देखें वो वाला प्रोसेस उस दिन वाला कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी तो फिर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा रेड ब्लड सेल में, तो क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा H2CO3, और जब इसकी ब्रेक डाउन होगी तो फिर क्या बन जाएगा, क्या उसको कहते हैं, HCO3 प्लस H प्लस आयंस। ये देखें, हमने पढ़ा था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। कैसे ज़्यादा हो जाएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा था वो जब एंटर होती है ब्लड के अंदर तो रेड ब्लड सेल में 65% वाटर मौजूद होता है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो CO2 प्लस H2 क्या बन गया, H2CO3, जो कि क्या हमारे पास कार्बोनिक एसिड है, और कार्बोनिक एसिड की जब ब्रेक डाउन होगी तो क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, और जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो एसिडिटी बढ़ जाती है, और जब एसिडिटी बढ़ेगी तो पीएच क्या है, कम हो जाएगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये जो रिसेप्टर हैं ये मैसेज भेजेंगे ब्रेन को, रिस्पिरेटरी सेंटर को, कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गई है और अब क्या है, आपने एक्सेलेशन जो है वो ज़्यादा करवानी, ताकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बॉडी से बाहर निकल सके और बॉडी की बॉडी का जो ब्लड है उसकी पीएच जो है वो मेंटेन की जा सके। ठीक है। अब यही जो कहानी है वो इसमें आ जानी है, क्या उसको कहते हैं, न्यूरल पाथवे में। ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है, न्यूरल पाथवे में क्या होता है, मेडुलरी रिस्पिरेटरी सेंटर, न्यूरल पाथवे में दो हमारे पास हैं, क्या उसको कहते हैं, रिस्पिरेटरी सेंटर। एक आज पढ़ लेते हैं, बाकी जो दूसरा है वो कल पढ़ेंगे। ठीक है। उसमें नंबर 1 पे कौन सा है, मेडुलरी रिस्पिरेटरी सेंटर, और दूसरा कौन सा है वो है पॉन्स रिस्पिरेटरी सेंटर, वो कल पढ़ेंगे। मेडुलरी रिस्पिरेटरी सेंटर मौजूद होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। ये एमसीक्यू भी है कि जो मेडुलरी रिस्पिरेटरी सेंटर है वो किधर मौजूद होता है, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर मौजूद होता है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर इसके दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कौन कौन सी, डोर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रिस्पिरेटरी ग्रुप। डोर्सल यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो कि मौजूद हैं, क्या उसको कहते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर पोस्टीरियर साइड पे, यानी ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसके पोस्टीरियर साइड पे जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या हैं, वो हैं डोर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। और जो वेंट्रल है, वेंट्रल का मतलब क्या होता है, फ्रंट वाले, तो जो फ्रंट वाले पार्ट में मेडुला ऑब्लोंगेटा के फ्रंट वाले पार्ट में जो न्यूरॉन्स मौजूद है उसको हम क्या कहेंगे, वेंट्रल रिस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। अब ये देख लें कि जो डोर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो इंस्पिरेशन करवाते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है। और जो वेंट्रल रिस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है वो क्या करते हैं, वो मेनली एक्सपायरेशन करवाते हैं, जो एक्सेलेशन होती है वो करवाते हैं, और कुछ जो इसके न्यूरॉन्स है ना वेंट्रल रिस्पिरेटरी ग्रुप के, वो क्या है, इंस्पायरेशन भी करवाते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें हमने कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, रिस्पिरेटरी रेट क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या है हमारे पास, केमिकल एंड न्यूरल पाथवे में हमने केमिकल पाथवे डिस्कस किया, और उसके आगे पार्ट्स जो हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर और सेंट्रल कीमो रिसेप्टर क्या है। उसके बाद हमने न्यूरल पाथवे में मेडुलरी रिस्पिरेटरी सेंटर को डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने इसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है। पहले जो हेडिंग्स है वो मार्कर के साथ लिखेंगे और अंडरलाइन भी मार्कर के साथ करेंगे, और 1 बाय 1 पॉइंट्स की सूरत में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।